So student, good morning to all of you. In previous lecture, we are talking about microorganisms कि what is microorganism, microorganism क्या होते हैं और उन्हें 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई. Bacteria are those prokaryotic cells which may be useful and harmful. बैक्टीरिया ऐसी सेल है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है. क्लियर? प्रोटोजोआ क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ इज ए ग्रुप ऑफ फाइलम, या कह सकते हैं सिंपली प्रोटोजोआ इज ए ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर सिंगल सेल. प्रोटोजोआ ऐसा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कहता है सिंगल सेल है और यूनी सेलुलर है. सिंगल सेल मतलब सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? एक स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे मिल करके किसी भी लिविंग सिस्टम की बॉडी बनी हुई है. एनिमल्स है, प्लांट है, उनकी बॉडी जो बनी हुई है वो छोटे छोटे चैम्बर से मिल करके बनी हुई है और ये चैम्बर को हम कहते हैं, ये क्या है? सेल. तो प्रोटोजोआ ऐसे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कहते हैं सिंगल सेल है, यानी उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है. आगे हम सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 8 में. क्लियर? तो व्हाट इज एल्गी? अब एल्गी क्या होते हैं? बहुत सारे एल्गी आपने देखा होगा रेनी सीजन में, जहाँ पर कहीं मॉइस्ट होता है वहाँ पर ग्रीन कलर की लेयर, बहुत चिकनी लेयर दिखाई देने लगती है. दिस लेयर आर कॉल्ड एल्गी. तो व्हाट इज एल्गी? कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? एल्गी आर दोज प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्वेटिक. एल्गी आर दोज प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट ही होते हैं पर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, यानी पानी में रहते हैं. एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले लोग. क्लियर? तो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया. नेक्स्ट कैटेगरी थी आपकी फंजाई. तो फंजाई भी ऐसे ही होते. फंजाई आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट ग्रीन. फंजाई एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीन नहीं होते. ब्लैक हो सकते हैं, ग्रेइश हो सकते हैं, क्रीमी हो सकते हैं, बट ग्रीन नहीं हो सकते. तो फंजाई आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट ग्रीन एंड हैव नो लीफ एंड फ्लावर. जिसके पास कोई भी लीफ नहीं होती, कोई भी फ्लावर नहीं होता और ना ही ये ग्रीन होते हैं. उन्हें कहते हैं हम फंजाई. ऑब्जर्व करना है तो आप ब्रेड को रख दीजिए, जब वो स्पॉइल हो जाएगा मॉइस्ट से मॉइस्ट ब्रेड को रख दीजिए, जब वो स्पॉइल हो जाएगा तो उस पर आपको ग्रेस लेयर दिखेगी. उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो बहुत सारे छोटे छोटे राउंडेड शेप में टीनी पार्टिकल को कंटेन करेगा. दिस राउंड पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंजाई. ये ग्रीन नहीं होंगे, ना तो इनके पास लीफ होगी और ना ही फ्रूट होगा. तो ये था आपका प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, एल्गी क्या होता है, फंजाई क्या होता है और प्रोटोजोआ क्या होता है. इसके अलावा हमने वायरस के बारे में भी डिस्कस किया था कि वायरस क्या है. वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरस हैव बोथ कैरेक्टर, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. वायरस दोनों कैरेक्टर को शो करता है, वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है. जब वो इन्वायरमेंट में रहेगा, मतलब आउटसाइड द लिविंग बॉडी, किसी लिविंग बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल्स है, इन सब की बॉडी से बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग रहेगा. और सपोज किसी भी थ्रू वो अगर लिविंग सिस्टम में इंटर कर जाता है तो वो रिप्रोड्यूस होने लगता है और रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तब वो कैसा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यानी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सबसे पहले ये जान लें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कहिए या फिर सिंगल सेल कहिए. क्लियर? और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर यानी जिनकी बॉडी में मेनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं. क्लियर? तो जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और सम एल्गी, सारे एल्गी नहीं, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया,
जो है वो यूनिसेलुलर है, यानी इनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे कोई वॉल है, कोई भी बिल्डिंग की वॉल हो सकती है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं, राइट, ईंट, इस तरीके से। क्लियर? तो अगर ये वॉल, हम कह सकते हैं दिस वॉल इज मल्टी सेलुलर कह सकते हैं अगर हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम कोई भी चीज एक ब्रिक्स से फॉर्म हो तो हम कहेंगे दे कंटेन ओनली वन ब्रिक, राइट। तो वैसे ही हमारी बॉडी है कि जिस जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ ओनली ए सिंगल सेल, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारी मेनी सेल्स से मिलकर बनी हुई है उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को यूनियन मल्टी सेलुलर इन चैप्टर 8। फिलहाल के लिए आप जानिए कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, कौन सी एल्गी, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। एक एग्जाम्पल जान लीजिए, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का फिगर भी बना हुआ है बुक में। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी आर यूनिसेलुलर, यानी इन सब की जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, राइट। बट मोस्ट एल्गी, यानी कुछ को छोड़ करके जो ज्यादातर एल्गी होते हैं और आल फंजाई और सारे फंजाई, वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं और हमारी भी बॉडी में बिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स हैं। क्लियर? तो जो मोस्ट एल्गी और आल फंजाई है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, यानी उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, राइट। इसीलिए यही रीजन है कि जब जो आपका ब्रेड स्पॉइल होता है तो उस पर आपके ग्रेस पैचेस नजर आते हैं, राइट, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास, ओनली मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर किसी ब्रेड पर बैक्टीरिया है तो वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर किसी ब्रेड पर एक प्रोटोजोआ है, जैसे कि अमीबा, फॉर एग्जांपल अमीबा इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, तो अगर किसी ब्रेड पर एक अमीबा है तो आपको वो ऑब्जर्व नहीं होगा। एक क्या, अगर बहुत सारे अमीबा है तो वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व नहीं होंगे। उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब यूनिसेलुलर है, एक छोटी सी सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल आर वेरी 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 माइक्रोस्कोपिक, सेल बहुत ही छोटी होती है, उसे हम नेकेड आई और अनएडेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो जो इन सब की बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है, तो इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते। लेकिन जो आपको ग्रेस पैचेस आपके ब्रेड पर ऑब्जर्व होता है उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज फंजाई आर मल्टी सेलुलर। उनकी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है, बड़ी है, राइट। इसीलिए आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप माइस्ट प्लेसेस पर एल्गी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, राइट। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजन, सब मिलकर आर यूनिसेलुलर और आर सिंगल सेल्ड एंड मोस्ट एल्गी एंड आर फंजाई आर मल्टी सेलुलर। क्लियर? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस है। क्लियर? पांचों जो ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब दे कैन लिव ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, डिजर्ट में रह सकते हैं, मर्सी लैंड में रह सकते हैं, बहुत कोल्ड क्लाइमेट जहाँ का है वहां पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। जैसे अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री हो जाए, माइनस चलने लगे, तो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं एंड ह्यूमन है, ये सब क्या होंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट ये जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये वहां पर भी रह सकते हैं, डिजर्ट में भी रह सकते हैं। हम डिजर्ट में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डिजर्ट में भी रह सकते हैं, मर्सी लैंड में भी रह सकते हैं, चाहे इतनी गर्मी हो, चाहे इतना जाड़ा हो, यानी टेम्परेचर हो, वो सब सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे जो। क्लियर? तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह रह सकते हैं। और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ या अमीबा की बात करते हैं, प्रोटोजोआ या अमीबा पैरामीशियम इसमें आता है, प्रोटोजोआ में। तो अगर हम प्रोटोजोआ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ आर लिव्स इन एलोन, ये अकेले रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते, अकेले फ्रीली रह सकते हैं, ठीक है। बट सम एल्गी, राइट, सम एल्गी जो होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं और फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई, प्रोटोजोआ को छोड़ करके बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई आर लिव्स इन कॉलोनीज,
वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, यानी एक जगह बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। जैसे कि अगर आप ब्लैक मोल्ड को या जो ब्लैक ग्रेइश पैचेस है ब्रेड पर, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे जो है वो आपको फंगस के राउंडेड बॉडी दिखाई देगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कॉलोनी के फॉर्म में है, जहाँ पे भी ग्रो करेंगे कॉलोनी बना करके ग्रो करते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ क्या होता है, ये एलॉन रहता है, अकेला रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको कॉलोनी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। We know that some microorganisms are useful and some microorganisms are harmful. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर आल्सो यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत ही यूजफुल है, डेली यूज होते हैं, और कुछ हमारी बॉडी में भी रहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, यानी डिजीज काज करते हैं। क्लियर? तो some microorganisms are beneficial for human, animals and plants and some are harmful. कुछ क्या होते हैं, harmful. Let us study in detail. चलिए हम उसकी स्टडी डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर अस या फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले हैं जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, यूजफुल है, हार्मफुल नहीं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन वेरियस पर्पस। बहुत सारे ऐसे पर्पस है जिसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है पहला इसमें प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। हाउ, कैसे प्रिपरेशन करते हैं कर्ड और बेक एंड इसकी भी स्टडी डिटेल में करेंगे। पहले जान लीजिए कौन कौन से यूजफुल एक्टिविटीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। पहला ये हो गया। सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो इन्वॉल्व फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी यूजफुल है। और एल्कोहल क्या है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, राइट? बहुत सारी चीजों का इंग्रेडिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कफ सिरप में ज्यादातर क्या होता है, एल्कोहल होता है। बहुत सारी सी चीजें हैं जो एल्कोहल से बनी होती है, राइट? सेकेंड ये हो गया। थर्ड क्या है आपका, इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सब प्रोसेस कैसे होती हैं अभी हम स्टडी करेंगे एक एक करके। पहले जान लीजिए कौन कौन सी यूजफुल प्रोसेसेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हम सब पढ़ेंगे कैसे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, कैसे एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, और कैसे कर्लिंग होती है मिल्क की। क्लियर? तो ये 3 हो गए। 4 क्या है आपका, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन cleaning environment, in cleaning up of the environment। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी वर्क करते हैं। क्लियर? और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूज होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इतनी सारी आपकी यूजफुल एक्टिविटीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सारी, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड भी यूजफुल है, ब्रेड भी हम यूज करते हैं, केक भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग इन्वायरमेंट। एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूजफुल होते हैं। क्लियर? चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मिल्क एंड ब्रेड, कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये पहली यूजफुल एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आपने देखा होगा, आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी की होगी कि मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जो मिल्क है, क्लियर, वो कन्वर्ट होता है कर्ड में बाय बैक्टीरिया। क्लियर?
ये आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। आपने अपने घरों पर भी देखा होगा अपने पेरेंट्स को, मदर्स को, कि वो क्या करती हैं, दूध को, मिल्क को बॉईल करती हैं और उसमें क्या करती हैं, थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देती हैं, और आफ्टर 1 डेज जब वो देखती हैं तो जो कर्ड होती है वो बॉटम पर सेट हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से मिल्क की कर्लिंग की जाती है, मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो वो कर्ड ऐड करती हैं, राइट, जो कर्ड ऐड होता है मिल्क में, जो जिससे पूरा का मिल्क, पूरा जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उस कर्ड में क्या होता है कि जो हम, अगर हम, आप कर लीजिएगा अगर नहीं किया होगा, कि मिल्क में जब हम थोड़ी सी अगर आप कर्ड यानी दही को ऐड करोगे तो पूरा जो मिल्क है आपका वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 1 डे। क्यों? बिकॉज कर्ड कंटेन बैक्टीरिया, क्योंकि कर्ड क्या है, बैक्टीरिया को कंटेन करती है। और वो कौन सा बैक्टीरिया जो कर्ड में होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कर्ड में मौजूद होता है, और यही लैक्टोबैसिलस पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो ये बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो ये यूजफुल है क्योंकि ये हमें क्या देता है? कर्ड देता है। क्लियर? कैसे कर्ड बनती है? मिल्क में जो इंडस्ट्रीज में कर्ड बनती है वो क्या करते हैं, मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या कहता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई करता है, मतलब ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मिल्क में मल्टीप्लाई होगा, अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो हाउ कर्ड इज फॉर्म? कर्ड कैसे फॉर्म? बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और जो कर्ड है वो बहुत सारी चीज़ों में एज अ इंग्रेडिएंट की तरह यूज होती है। फॉर एग्जांपल सूजी है, इडली है, भटूरा है, इन सब में क्या करते हैं, हम कर्ड इस्तेमाल करते हैं। राइट? आपने घरों में देखा होगा कि कर्ड बहुत इस्तेमाल होती है हर तरीके के फूड आइटम्स में। राइट? तो जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है, मिल्क की कर्लिंग में यूज होता है। और ये बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हुए क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमसे हमें मिल्क से कर्ड दे रहे हैं, मिल्क की कर्डलिंग कर रहे हैं। क्लियर? और यही जो बैक्टीरिया है वो, ये तो लैक्टोबैसिलस का काम है। क्लियर? लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं मेकिंग ऑफ चीज बनाने में, पिकल्स बनाने में। बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया है जो चीज बनाने में, चीज फॉर्मेशन में, और पिकल्स बनाने में, और बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और इसीलिए इसका नाम लैक्टोबैसिलस है, बिकॉज लैक्टो मीन्स होता है मिल्क। लैक्टो मीन्स क्या होता है, ये जितना पार्ट है लैक्टो मीन्स होता है मिल्क शुगर। जो मिल्क होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो इसके मतलब, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिल्क शुगर। क्लियर? इसीलिए ये मिल्क शुगर को क्या करता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लैक्टोबैसिलस। क्लियर? बहुत सारे बैक्टीरिया चीज बनाने में और अदर फूड आइटम्स बनाने में भी यूज होते हैं। क्लियर? तो ये बैक्टीरिया था। अब जानिए कि ब्रेड का कैसे फॉर्मेशन होता है। राइट? जो ब्रेड, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड कैसे होता है, हाउ ब्रेड आर फॉर्म, हाउ ब्रेड आर फॉर्म, ब्रेड किस तरीके से बनता है। राइट? तो ब्रेड के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं, या जो फैक्ट्रीज में ब्रेड बनते हैं, इंडस्ट्रीज में जिसमें ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, वो यूज करते हैं फंजाई को। ब्रेड के फॉर्मेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, फंजाई को। कर्ड में क्या इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया नेम्ड है लैक्टोबैसिलस, और इसमें ब्रेड के फॉर्मेशन में हम फंगस और फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, और उसका नेम है ईस्ट। क्लियर? ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो किस में इस्तेमाल होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। हाउ?
चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू इस हेड को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ब्रेड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? आप अपने घर पर भी इस एक्टिविटी को कर सकते हो, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। क्या करना है, आपने किया भी होगा घरों पर। एक पॉट लीजिए, उसमें आप मैदा या आटा कुछ भी ले सकते हैं, डो बना लीजिए। क्लियर? इसके बाद इसमें क्या कीजिए, कुछ शुगर ऐड कर दीजिए। आटे को इस तरीके से बनाइए, ये डो इस तरीके से बनाइए कि इसमें वार्म वाटर एंड शुगर ऐड हो। वार्म वाटर, शुगर एंड मैदा और आटे की हेल्प से आटे का क्या कीजिए, डो बना लीजिए आप। क्लियर? ये हो गया इतना। अब इसमें क्या कीजिए, ईस्ट पाउडर आता है, मार्केट में मिलता है, उसमें 1 टेबल स्पून क्या कीजिए, ईस्ट पाउडर ऐड कर दीजिए। क्लियर? जब आप ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये जो डो है आटे का ये राइज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि इसका वॉल्यूम इतना है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका वॉल्यूम हो जाएगा, राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हुआ इसमें, जैसे ही आपने इस आटे में मैदे में जो डो बनाया था उसमें आपने ईस्ट को ऐड किया तो ईस्ट क्या करेगी, रिप्रोड्यूस होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? ईस्ट क्या होगी, रिप्रोडक्शन करेगी और मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? बहुत तेजी से क्या होगा, ईस्ट अपने नंबर को इंक्रीज करेगी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगी। क्लियर? और यही कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो होंगे, क्योंकि ये गैस है, राइट, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के जो बबल्स होंगे वो इस डो में फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे, जिसकी वजह से जो ये डो का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि बलून होता है। क्लियर? तो बलून में अगर आप कोई गैस फिल करते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ माउथ या किसी अदर थ्रू, तो वो क्या होता है, वो राइज कर जाता है, उसका वॉल्यूम वो बड़ा हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से होता है, वो बस समझने के लिए था कि जब आप ईस्ट को ऐड करते हो डो में तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होती है, और रिप्रोड्यूस होकर के किसका प्रोडक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस डो में क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, जिसकी वजह से डो का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ये है बेसिस of the use of yeast in baking industries for making bread, pastries and cake। आपने देखा भी होगा कि जो केक्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, राइट, वो क्या पेस्ट्रीज होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ही स्पंजी होती हैं। क्यों स्पंजी होती हैं, क्योंकि उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, जो क्या करता है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिससे वो राइज हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? इसीलिए जो स्पंजी ब्रेड और स्पंजी केक आपके बनते हैं इसी टेक्निक के इस्तेमाल से, क्योंकि उसमें उसके मैदे हो या आटा हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का फ्लोर हो, उसमें क्या करते हैं, ईस्ट ऐड कर देते हैं, जिसके लिए वो जो आपका डो है वो स्पंजी हो जाता है, जिससे हम आसानी से बेकिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो ईस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर बेकिंग industries for the production of bread, cake and pastries। क्लियर? तो आपने जाना कि बैक्टीरिया किस तरीके से कर्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो फंजाई यानी कि ईस्ट है, राइट, वो किस तरीके से यूज होती है बेकिंग इंडस्ट्री में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट्रीज, केक एंड ब्रेड। क्लियर? इसके बाद एक कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी उसका यूजफुल इफेक्ट है कि किस तरीके से कॉमर्शियल लेवल पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज विनेगर, सिरका। क्लियर? तो कमर्शियल लेवल पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड और विनेगर। और इस फॉर्मेशन में, एल्कोहल के फॉर्मेशन में या विनेगर के या एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज
ईस्ट क्या करते हैं, इसमें भी हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और ईस्ट अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड बनाने वाली इंडस्ट्री में भी ईस्ट का ही इस्तेमाल करती हैं। और ये ईस्ट है क्या, ये फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो कैसे ये इस्तेमाल करते हैं ईस्ट का, जान लीजिए एक्टिविटी के थ्रू कि अगर हम एक जनरल सी एक्टिविटी करते हैं कि कौन सी प्रोसेस होती है कि हम ईस्ट का इस्तेमाल एल्कोहल के फॉर्मेशन में करते हैं। जैसे कि अगर हम एक कोई किसी बीकर में वाटर लें, क्लियर, और इसमें शुगर ऐड कर दें, राइट, क्या ऐड करें, शुगर, 2 या 3 टीस्पून हम शुगर ऐड कर दें और क्या ऐड करें, शुगर के साथ ईस्ट पाउडर जो हमने बेकिंग में इस्तेमाल किया था, ईस्ट पाउडर। शादी वगैरह में भी ईस्ट पाउडर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जिसको हम कहते हैं नान, रोटी बनाने में। क्लियर? तो ये ईस्ट उसमें भी क्या करते हैं, उस शादी की जो रोटियां बनती है उसमें भी ईस्ट पाउडर मिला देते हैं जिससे वो स्पंजी हो जाती है। क्लियर? तो ये क्या है, अगर हम वाटर में शुगर एंड ईस्ट पाउडर ऐड करते हैं, क्लियर, ईस्ट पाउडर ऐड करते हैं तो ये सोल्यूशन बन गया, राइट। अब इसको कवर्ड कर दीजिए और किसी वार्म प्लेसेस, ठंडी जगह पर, नहीं, ऐसा नहीं कि आपने ऐड करके फ्रिज में रख दिया हो, नहीं, किसी गर्म जगह पर रख दीजिए। तो आप 4 to 5 आवर्स के बाद ऑब्जर्व करेंगे जो इसकी स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। कैसी स्मेल आएगी, वो ये इस जो सोल्यूशन है जो वाटर से आपको एल्कोहल जैसी स्मेल आने लगेगी, जैसी स्मेल एल्कोहल की होती है। तो हुआ क्या यहाँ पर कि कैसे हमने शुगर और ईस्ट पाउडर को वाटर में ऐड किया तो एल्कोहल जैसी 4 to 5 आवर्स के बाद एल्कोहल जैसी स्मेल आने लगी। तो इसमें क्या हुआ, फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई। इस सोल्यूशन में क्या हुआ, फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई। व्हाट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच सुगर सोल्यूशन आर कन्वर्टेड इनटू, द प्रोसेस इन विच शुगर सोल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर आर कन्वर्टेड इनटू alcohol by the process by yeast. Clear? In this process in which sugar solution are converted into alcohol by yeast are called fermentation, and the fermentation was first time observed by Louis Pasteur in 1857. जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसे फर्स्ट टाइम लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कब, इन 1857। 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को पहली बार लुइस पास्चर ने ऑब्जर्व किया। क्या होता है फर्मेंटेशन, अगर हम शुगर सोल्यूशन में ईस्ट को ऐड करते हैं तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्लियर? तो हमने 3 चीजें जान ली यूजफुल, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। हमने 3 हेड्स को पढ़ लिया, एक प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एंड तीसरा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। 2 हेडिंग हमने कवर कर ली है, 3rd हेडिंग जो है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और लेक्चर देखते रहिए और बुक भी एक बार पढ़ लिया कीजिए जिससे आपको जो भी लेक्चर बताया जाए वो सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर? आपका टेस्ट बहुत जल्दी होगा, जब होगा तो हम बता देंगे। थैंक्स।